स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक ज्योग्राफी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं दी हुई है। दरअसल इसका एक क्रमिक विकास हुआ है। इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, पूरा चुंबकत्व की स्टडी करनी चाहिए, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है उसको भी पढ़ना होगा, तब जाकर के समझ में आएगा, क्योंकि इन्हीं का सम्मिलित रूप है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर लेकर के इसे आते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कुछ जो थियरीज़ हैं उनको, जो इस बुक में भी डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कन्वेक्शन करंट थियरी, संवहन धारा सिद्धांत। ये क्या कहती है? तो आर्थर होम्स का है। ज़्यादातर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थियरी ऑफ होम्स। तो पहले तो किसने प्रतिपादित किया था, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कब हुआ था? तो 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने इसका प्रतिपादन किया था। दरअसल जब आर्थर होम्स समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पर्वत कैसे बने होंगे और जो पृथ्वी की ऊपरी परत पर किस प्रकार से विस्थापन हुआ होगा, तो उसको लेकर के उन्होंने कन्वेक्शन करंट को लेकर के डेफिनेशन देने की कोशिश करी है। इसके तहत इसको थोड़ा सा अगर मैं इस फिगर को लेकर समझ लूँ जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी के जो इनर पार्ट हैं इसमें कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऊष्मा निकलना चाहती है, और वो ऊष्मा चूँकि गर्म होती है तो ऊपर निकलने के लिए ठंडा होगा, तो इसलिए वो नीचे से ऊपर की ओर दबाव डालती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण जो है एक कन्वेक्शन थी। जैसे कन्वेक्शन क्या होता है, संवहनी तरंगें क्या होती हैं, जब कोई क्षेत्र गर्म होता है तो वहाँ की हवा ऊपर उठती है। तो ठीक वही यहाँ पर है कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होकर के ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर के चट्टान पर दबाव डालता है। तो ये समझने की बात है। अब इसी को यहाँ इन्होंने समझाया है लिख करके, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि पृथ्वी के मेंटल भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से उत्पन्न तापीय भिन्नता के फलस्वरूप संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, और बाद में ये आगे चल करके लिथोस्फीयर यानी कि ऊपरी भाग से ये टकराती है और दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। अब जहाँ पर ये धाराएँ टकराती हैं वहाँ का भाग कमज़ोर हो जाता है, और बाद में क्या करता है कि ये धाराएँ अपने प्रवाह के कारण लिथोस्फीयर को विखंडित कर देती हैं, जिससे महाद्वीपों का विखंडन होता है। तो इस फिगर में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जहाँ पर ये चलती हैं स्थोनोस्फीयर से कन्वेक्शन करंट ऊपर की क्रस्ट की ओर चलती हैं, तो यहाँ से इसको कमज़ोर कर देंगी और दबाव डालेंगी दोनों तरफ, जो कि नीचे से कोई चीज़ अगर कंटिन्यूअस चल रहा है तो वेव्स जो हैं वो टर्न होंगी, तो इसलिए महाद्वीपों का विस्थापन भी इधर इधर हो जाता है। तो कन्वेक्शन करंट थियरी होम्स की यही कहती है। तो होम्स ने स्पष्ट किया कि संवहन धाराएं कोशिका के रूप में विकसित होती हैं, साथ ही पृथ्वी के मेंटल भाग से ऐसी अनेक कोशिकाओं का एक तंत्र विकसित होता है। इससे स्थल खंडों में एक प्रकार का प्रवाही बल कार्य करता है, तो महाद्वीपीय संचलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो महाद्वीपीय संचलन को इन्होंने संवहनीय तरंगों के जरिए समझाने की कोशिश करी है यहाँ। ठीक है। अब थोड़ा सा और भी समझ लें कि ये है मध्य महासागरीय कटक रिज जो होता है, उसी के सहारे नीचे का मलबा ऊपर आता है और यहाँ पर नवीन चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसके आसपास आप देखेंगे अभी थियरीज़ में, सागर नितल प्रसरण में, कि ये जो यहाँ पर चट्टानें हैं इनकी आयु अगर यहाँ को मिलाएं तो लगभग समान है। तो इससे पता चलता है कि ये एरिया इधर सरका होगा और ये एरिया इधर सरका होगा, और इधर प्राचीन चट्टानें होंगी और जो बीच में कटक के आसपास होंगी वो नवीन चट्टानें होंगी। ठीक है। आइए दूसरा सिद्धांत इसी को लेके देखते हैं, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, स्लीप और स्प्रेडिंग थियरी। तो 1961-62 में देते हैं हैरी हेस, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। ये कुछ नहीं है, अगर आपने कन्वेक्शन करंट थियरी को देखा है तो थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। ये आपका पूरा ओशन है, ओशन में क्या है, इसको कहेंगे सी फ्लोर, और सी फ्लोर का यहीं से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विसरण होगा, फिसलन होगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। चूँकि इसका प्रसार जो होगा वो तटों की तरफ होगा, तो इसलिए इसी का नाम पड़ता है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। अब आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता है। तो क्यों होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश पहले सिद्धांत में किया है। अब क्या होता है कि महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि मैंने आपको इमेज में बता दिया है कि इस लाइन का मतलब ये है कि जहाँ से ये प्रसरण हो रहा है, जो ये कटक है, तो कटक के इतनी दूर इधर लीजिए, इतनी दूर इधर लीजिए, तो दोनों की लगभग जो है संरचना, संगठन, काल वगैरह जो है
वो एक जैसे हैं। जैसे आप इधर बढ़ेंगे वैसे इधर को देखेंगे तो दोनों की एज लगभग आपको बराबर मिलेगी। तो वही यहाँ पर बात कही गई है कि इनमें समानताएं पाई जाती हैं, जिसको किस लाइन में क्लियर किया गया है कि समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। और फिर मैंने आपको समझाया कि कटकों के समीप चट्टानें नवीनतम हैं और कटकों से दूर जाने पर क्रमशः अधिक प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। अब बात समझ में आ गई कि जो मध्य महासागरीय कटक है, तो कटक में चूँकि यहाँ से ये निकल रहा है, इधर ये फैल रहा है, तो इधर वाली चट्टान प्राचीन होगी, ये प्राचीन होगी, और जो नवीन चट्टान होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो ये बात आती है इनसे। फिर गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं। तो दरअसल ये सारी बातें जो हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के प्रतिपादन के पहले हैरी हेस ने इन तथ्यों का विश्लेषण किया था, पाया कि ऐसा होता है जितने टॉपिक दिए गए हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए आपके क्वेश्चन जो बनेंगे यूपीएससी आपको दे देगा, यही स्टेटमेंट उठा करके दे देगा। क्या दे देगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। उसने आपको स्टेटमेंट दिया कि महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन एवं चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। ये स्टेटमेंट अब आपको पता होगा तभी आप इसको सही करेंगे। सिंपल वो इसी स्टेटमेंट को टाइप कर दे। अब इसके बाद वो दूसरा स्टेटमेंट देगा, कटकों के समीप वाली चट्टानें प्राचीनतम हैं। अब यही वो वर्ड चेंज कर देगा, कटकों के समीप चट्टानें प्राचीनतम हैं और कटकों से दूर जाने पर क्रमशः अधिक नवीन चट्टानें पाई जाती हैं। अगर आपने अब इसको पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कभी गलत नहीं करेंगे, और उसमें आपको पता हो जाएगा केवल एक सही है, दो गलत हो जाएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट आपको पूछा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट वो पूछ सकता है कि महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन होती हैं, यानी कि महासागरीय परपट्टी जो है न्यू होगा, महाद्वीपीय परपट्टी जो होगा वो थोड़ा पुराना होगा। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो वो भी सही होगा। तो ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखते हैं। आप इनको ऐसे समझिए कि इसका विश्लेषण किया गया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी के पहले, और ये एक्चुअली है। तो अब आपसे ऐसे पूछ लिया और डेप्थ में पूछ लिया तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। आपने एक बार ध्यान से सुना है तो आपका वो आसानी से हल हो जाएगा। दोस्तों मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी से आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। कोशिश करता हूँ कि आप हमारे साथ बुक पढ़ रहे हैं तो आपको बुक समझ में आ जाए, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। अब इन्हीं तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ही हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण यानी कि सागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी का प्रतिपादन किया। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि महासागरीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन से कटकों के बीच की दरार का भराव लावा द्वारा होने के कारण महासागरीय परपट्टी का दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, फलतः महासागरीय तल का विस्तार हो रहा है। अब देखिए इसी इमेज को आप जोड़ के देख लीजिए, जब एस्थेनोस्फीयर यहाँ से निकलेगा मैग्मा तो ये यहाँ पर लावा बनेगा। लावा जब यहाँ पर भरेगा चारों तरफ तो क्या होगा, इधर इधर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने की वजह से क्या होगा, इसका विस्थापन इधर होगा। तो इसका जो सी फ्लोर है उसका प्रसार होगा कि नहीं होगा, तो जैसे जैसे इधर प्रसार होगा इधर नवीन होगा, इधर नवीन होगा। ये नवीनता सबसे किसके पास होगी, कटक के पास होगी। अच्छा ये कटक क्या है, तो आप अगर मैप पर देखिएगा, एटलस का मैप देखिएगा कि जो महासागरीय कटक हैं वो आपके कहाँ कहाँ पर मैप पर दिए गए हैं, वो ज़रा देखिएगा कौन कौन से महासागरीय कटक हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो कटक कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर इस तरीके से बात हो। सबसे आइडियल एग्जांपल दे दूँ, अटलांटिक महासागर का मैप देखिएगा, उसके सबसे बीचों बीच एकदम उत्तर से दक्षिण लाइन देखिएगा आपको मिलेगी जिसमें कटक वाला मैप होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ है वो हुआ होगा। ठीक है। अब हैरी हेस एक चीज़ और कहते हैं कि जहाँ ज्वालामुखी से नवीन भूपरपट्टी या महासागरीय परपट्टी का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी हो रहा है। तो इसको आपको आगे समझना होगा अभी कि जब वो एक तरफ यहाँ से लावा का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ जब वो फैल रहा है तो कहीं न कहीं एस्थेनोस्फीयर में नीचे जाएगा, तो उसका विनाश भी होगा, यानी कि रचना भी होगी और विनाश भी होगा, दोनों होगा। तो ये आगे चल करके डिटेल में मेरे क्लासरूम लेक्चर्स में भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका क्लासरूम लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं सबसे आगे चल करके डेवलप होता है 1967 में मैकेंजी, मार्गन और पार्कर ने। दरअसल जो ये प्लेट शब्द है ये दिया था टुजो विल्सन ने। तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछा सकता है कि प्लेट शब्द किसने दिया, तो टुजो विल्सन ने दिया था, लेकिन इसका जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है वो किसका है, तो मैकेंजी का नाम कभी मिलता है, मार्गन पार्कर का मिलता है। तो ये सम्मिलित रूप से कई का ये दिया हुआ है। अब ये क्या कहता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहानी पूरी वही है, नाम थोड़ा बदल जाएगा, समझिए।
क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। यानी कि आपकी ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से को जो छोटे छोटे भागों में है, बड़े भागों में है, इसको इन्होंने जो बड़े जो भूपर्पटी के टुकड़े कर दें अगर, तो इसका नाम दे दिया प्लेट। ठीक है, अब ये प्लेट क्या होगा, तो ऊपर आपका क्रस्ट हो गया, नीचे मेंटल हो गया, मेंटल में ऊपरी भाग में स्थिनोस्फीयर है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसी के ऊपर ये सारी प्लेट तैर रही हैं और यही प्लेट का विस्थापन होगा। तो यही है एक्चुअली प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जो इनमें गतियाँ होती हैं उन्हीं का अध्ययन प्लेट विवर्तन की कहलाता है। ठीक है, अब इसमें प्रधानता किसकी होती है, तो सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ठीक, ध्यान रखने वाली बात है कि इन प्लेटों का निर्माण महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से, भाई पूरी पृथ्वी पर प्लेट होंगी ना, तभी तो उनमें विस्थापन होगा। अब पृथ्वी पर की सतह पर कुल कितनी बृहद हैं प्लेटें, तो लगभग 7 बड़ी प्लेटें हैं, बृहद प्लेटें हैं। उनमें से प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है केवल महासागर से स्थित है। अभी इसका थोड़ा सा मैप पर भी आपको दिखा दूंगा तो आइडिया लग जाएगा। और ये क्या करती है कि ये प्लेटें दुर्बल मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर संचलन करती हैं। इन्हीं प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाली परिवर्तनों के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तन की कहते हैं। अब जो वर्ड आपके लिए बार बार आ रहा है महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, ये क्या है, देखिए महासागरीय प्लेट का मतलब ये है कि उसका अधिकांश भाग महासागर से होगा, यानी कि जो आपके मतलब अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, तो क्या होगा कि उसका जो महासागरीय प्लेट होगी, जैसे प्रशांत महासागर है, तो इसमें भी तो महासागरीय क्रस्ट है, प्लेट है, तो वो महासागर से संबंधित है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट कैसी हो गई, महासागरीय प्लेट है ना। और जो महासागरीय प्लेट होती है वो किससे निर्मित होती है, बेसाल्ट चट्टान से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महासागरीय प्लेट बेसाल्ट से निर्माण होती है और महाद्वीपीय प्लेट जो होती है वो आपकी ग्रेनाइट से निर्मित होती है। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है। अब कन्फ्यूज़न नहीं हो, महासागरीय प्लेट बेसाल्ट चट्टान से बनी होगी, महाद्वीपीय प्लेट आपकी ग्रेनाइट से बनी होगी। अब इसी का अपोजिट महाद्वीप कर दीजिए, जैसे आपका यूरेशियन प्लेट अब देखें तो उसका अधिकांश भाग महाद्वीप पड़ता है ना, तो इसीलिए वो महाद्वीपीय प्लेट में आ जाएगा ना। महाद्वीपीय और महासागरीय, चूँकि कुछ हिस्सा महासागरीय का भी है, तो इस तरीके से कई हो सकते हैं, महासागरीय प्लेट हो सकती है, महाद्वीपीय प्लेट हो सकती हैं, और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट दोनों भी उनको बोला जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं घनत्व को लेकर के, कि महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व जो है वो कम होगा। ठीक, अब मोटाई में देखें, महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होती है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट होती है उसकी मोटाई अधिक होती है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसमें, इसको लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम में कवर। तो हम लोगों ने बात करी कि 7 बड़ी प्लेटें हैं, तो पहले उन प्लेटों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा मैप पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लेट कौन सी हैं और कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए 7 जो बड़ी प्लेटें हैं, आप ऊपर देखिए नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, और देखिए उत्तरी अमेरिका का भी भाग है और अटलांटिक का, उत्तरी अटलांटिक का भी भाग है, ग्रीनलैंड का भाग है ना। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि ये अधिकांश भाग महाद्वीप है तो महाद्वीपीय प्लेट है, अधिकांश भाग महासागरीय है तो महासागरीय प्लेट, दोनों है तो दोनों के नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसको भी बहुत बड़ा इसको लेके इशू नहीं है। फिर दूसरा कौन सा है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, इसमें भी देखिए दक्षिण अटलांटिक का भाग है और दक्षिण अमेरिका का भाग है। अफ्रीकन प्लेट देखिए, तो ये अटलांटिक का कुछ भाग है। आप कहेंगे कि ऐसा डिवीज़न कैसे है, एक्चुअली यहीं पर है कटक, ये रिज है ना, तो रिज वाला मैप अगर आप देखेंगे तो यहीं से इसका विस्थापन देखिए इधर की तरफ और इधर की तरफ हुआ है। तो ऐसा विस्थापन, तभी तो मैंने कहा था ना कि जो महासागरीय कटक है वहीं पर निर्माण हो रहा है और बाकी वहीं से महाद्वीपों का विस्तार हो रहा है, तो ये है इसमें। ठीक है, इसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यूरेशियन प्लेट आपका जितना ये इस कलर में है। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 4 हो गया। उसके बाद ये आपको एक मिलेगा प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा वो फेड हो गया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये। तो 1 2 3 4 5 6 और एक है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। अक्सर कर आपसे विकल्प में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बड़ी प्लेटें हैं, तो क्या छोटी प्लेटें भी हैं? हाँ बिल्कुल छोटी प्लेटें हैं, जहाँ पर कुछ का संचलन हुआ होगा, जैसे छोटी छोटी प्लेटें आपको दिख रही हैं यहाँ पर कुछ छोटी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें इस प्रकार से हैं। तो जगह जगह आपको अलग अलग छोटी छोटी प्लेटें मिलेंगी, तो लगभग 20 से 25 प्लेटें छोटी छोटी हैं। तो उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि कहाँ पर वो स्थित है। तो ये आपसे मैप पर पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको मैप पर पढ़ना होगा
और मैंने यहाँ पर मैप नहीं लिया, एटलस में आपको ये मिल जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि इन प्लेटों के नाम आप सर्च करिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक जहाँ आपका मैप दिया गया है उस मैप में ये प्लेटें आपको मिलेंगी। तो एक तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी दे दी गई हैं कि अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। अच्छा हाँ, इसमें बड़े का नाम दिया तो गया है, मैंने आपको दिखाई दिया है, तो इसको मैं डिटेल में न बता करके जो छोटी वाली हैं मैं उनको बता देता हूँ। जैसे कोकोस प्लेट, तो कोकोस प्लेट जो है वो कहाँ पर है, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है, तो अब कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का मतलब कहाँ हुआ, ये आपका दिख रहा है कोकोस प्लेट। तो मध्य अमेरिका ये है, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इसके बीच में जो है कोकोस प्लेट है। अब आपसे यही विकल्प में पूछा जाएगा। ठीक है, नजका प्लेट, नजका प्लेट कहाँ स्थित है, तो मैप पर आपको इसको देखना पड़ेगा कि दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका से लगा हुआ जो हिस्सा है वहाँ पर नजका प्लेट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है खूब। अरेबियन प्लेट कहाँ है, नाम से ही पता चल गया कि अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग इसमें सम्मिलित हैं। अरेबियन प्लेट आप अरब सागर के ऊपर इसको देख सकते हैं। फिलीपींस प्लेट, तो फिलीपाइन द्वीप आप जानते हैं, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है ये, तो फिलीपीन प्लेट वहाँ पर स्थित है। कैरोलिन प्लेट कहाँ है, तो न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन और भारतीय प्लेट के बीच में स्थित है, ये आपके मैप पर। फ्यूजी प्लेट, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, फ्यूजी प्लेट। जुआन डी फुका प्लेट, तो ये अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिकी प्लेट में पश्चिम में स्थित है। हाँ, अगर आपको मैप नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिए, मैं इन प्लेट को लेकर के एक आपको मैप बेस्ड इसी पर क्वेश्चन बना दूंगा, जिसको कि आपको एटलस पर ही मैं सारी प्लेट मेंशन कर दूंगा जो कि एटलस में दिया गया है। हालांकि हर एटलस में एक प्लेट टेक्टोनिक का मैप होता है, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये रहे इंपॉर्टेंट। तो बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें, इनकी लोकेशन को लेकर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, प्लेटों का संचलन कैसे संचलन होती है, तो वही आपने जो भी पढ़ रखा है, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण, वेगनर का सिद्धांत, तो वही सब यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि स्थलमंडल के नीचे अथवा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शन करंट, विद्यमान होती हैं। ये धाराएं लगभग 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती हैं। प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है। देखिए होम्स का आ गया ना यहाँ पर मिक्स होकर के, तो ऐसे ही उसमें देखने को मिलता है, चीज़ें इसमें आपकी मैच करती हैं। तो कैसे संचलन होता है, तो 2 तरीके से हो सकता है, अपसारी हो सकता है, अभिसारी हो सकता है, और समानांतर भी हो सकता है। 3 तरीके से हो सकता है। तो पहले अपसारी संचलन को देख लेते हैं। तो अपसारी संचलन का इमेज ये है, इस इमेज को समझिए कि अपसारी संचलन यानी कि प्लेट कैसे खिसकते हैं, सीधी भाषा में कि प्लेट खिसकेंगे कैसे। तो आप 3 दिशाएं जान लीजिए कि प्लेट या तो बाहर की तरफ खिसकेगा, या तो अंदर की तरफ खिसकेगा, या फिर अगल बगल खिसकेगा। तो यही तीनों के नाम हैं। इन्हीं से लेके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। तो अपसारी प्लेट होता क्या है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में, देखिए डायरेक्शन बना हुआ है, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो इसी को कहते हैं अपसारी, यानी कि डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अपसारी संचलन। और इसी को, जो इसमें ये लाइनें बनती हैं, इसी को कहते हैं प्रसारीय स्थान यानी कि स्प्रेडिंग साइड। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण के कारण, जब प्लेटों में इस तरीके से अपसरण कहीं पर होगा, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको दिखेगा अटलांटिक महासागर में। जो देखिए आप, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका एक तरफ गया है पश्चिम, और जो अफ्रीकी प्लेट है वो पूरब की तरफ गई है ना। तो इसमें क्या होगा कि प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, नई परपटी का भी इसमें निर्माण होगा। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ स्थिनोस्फीयर से मलबा निकल रहा है, तो यहाँ पर निर्माण भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नई परपटी का निर्माण भी होगा। जब नई परपटी का निर्माण होगा तो इसको कहेंगे रचनात्मक किनारा। यही एग्जाम का पॉइंट है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री में को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। जो डाइवर्जेंट मूवमेंट होगा, अपसारी संचलन होगा, उसमें जो किनारे बनेंगे वो कैसे होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, रचनात्मक होंगे, क्योंकि यहाँ पर लावा आकर के जमा होगा और नई नई परतों का विकास करेगा। तो क्या ये सब हमें ऐसे सुन के याद करना पड़ेगा, बुक में अच्छे से दिया है, इसको आप देख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर लिखा गया है अपसारी में। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसमें भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, नई परपटी का निर्माण होता है, इसमें नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इसको रचनात्मक किनारे यानी कि कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं। तो इसी से सागर तल का प्रसार होता है। अब देखिए आपको मिल गया जो हैरी हेस का महासागरीय जो नितल प्रसरण सिद्धांत है, वो भी यहाँ पर मिल जाता है कि तल का प्रसार होता है।
विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे जो हैं वो मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ स्थित हैं। तो ज़्यादातर जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं वो आपके मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ हैं, यानी कि जो बिल्कुल ओशन के बीच में जो रिज हैं उन्हीं के आसपास हैं। ठीक है, कटक को ही इंग्लिश में रिज बोलते हैं। अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक मिड अटलांटिक रिज है, जहाँ से अमेरिकी, यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही। मैप पर देख लीजिए, जो आपको यहाँ पर प्लेट तो नहीं दिया गया है लेकिन आपको कटक तो पता चल ही जाएगा, ये वाला है इसका लाइन। तो आपको मैप पर देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे लाइन कट कट करके ऐसे लाइन दिया गया होगा एटलस में, है। तो ये मध्य महासागरीय मध्य अटलांटिक कटक है, और यही आपका जो है इसको रचनात्मक किनारा भी कहेंगे, इसको डाइवर्जेंट बाउंड्री भी कहेंगे, क्योंकि एक इधर विस्थापित हुई है, एक इधर विस्थापित हुई है। तो अपसारी संचलन आपको क्लियर हो गया होगा, जो इस बुक में अच्छे से दिया गया है। दूसरा वाला क्या होगा, प्लेटें इसमें दूर दूर जा रही हैं। दूसरे वाले में क्या होगा, अभिसारी संचलन का मतलब होगा कन्वर्जेंट होगा, यानी कि दो प्लेटें जा कर के मिल जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि जब महासागर के बीच में दोनों प्रसरण हो रहा है, तो जब महाद्वीप से कहीं वो टकराएंगी प्लेटें, तो क्या होगा, वहाँ पर सबडक्शन होगा, यानी कि वहीं पर वो जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, जिसका घनत्व तो ऊपर होगा वो ऊपर हो जाएगी चट्टान, है ना। तो कुछ ऐसा ही होता है कन्वर्जन मूवमेंट में। तो क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित होती है ना। अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित होती है। एक क्वेश्चन हमारा है, मैंने आपसे अभी कहा था महाद्वीपीय जो महाद्वीपीय प्लेट था और महासागरीय प्लेट था, तो महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम था कि महासागरीय प्लेट का घनत्व कम था, बताइए अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने आपसे कहा था कि महाद्वीपीय प्लेट मोटी जरूर होती है लेकिन उसका घनत्व कम होता है ना। तो इस इमेज को अगर देखें तो जो आपका ये ऊपर ये महाद्वीप का भाग है, इसका घनत्व जो है क्या होगा, कम होगा, और इसका घनत्व जो है महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा, है ना। तो कौन नीचे जाएगी, तो ये महासागरीय प्लेट इसमें नीचे जाएगी। तो नीचे क्या है, नीचे दहकता हुआ स्थिनोस्फीयर है, नीचे जाएगा। स्थिनोस्फीयर में क्या होगा, ये प्लेट गल जाएगी, इसका विनाश होगा यहाँ पर। तो विनाश होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको विनाशात्मक प्लेट सीमांत कहेंगे। इन प्लेटों का इसमें विनाश होगा, और जब विनाश होगा तो यहाँ पर ये फिर से गर्म होगा, और फिर से क्या होगा, मैग्मा निकलेगा, और यहाँ पर ये जो है ज्वालामुखी के जरिए, सागर नितल प्रसरण के जरिए, कन्वेक्शन करंट के जरिए फिर से ऊपर आएगा और रचनात्मक किनारा बनेगा। तो इसमें विनाशकारी प्लेटें होंगी। तो अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित होती है। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। जहाँ प्लेटों का छेपण होता है उसे सबडक्शन जोन यानी कि प्रविष्टन क्षेत्र कहते हैं। तो यही रहा आपका इसमें। इसी तरीके इसको ज्वालामुखी की उत्पत्ति से भी इसको किया जाता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लीजिए कि अभिसारी संचलन के समय प्लेटों के आपस में टकराने के कारण, एक दूसरे के नीचे के छेपण होने के कारण ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया के साथ साथ नवीन बलित पर्वत भी बनते हैं, गर्त भी बनते हैं, द्वीपीय चाप भी बनते हैं। चूँकि इसमें प्लेटों का विनाश होता है इसलिए इसको विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा रचनात्मक किनारा है, कौन सा विनाशात्मक किनारा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगातार आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो संचलन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन, महासागरीय महासागरीय संचलन। ये थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि किस प्रकार से इसमें संचलन होता है। तो महाद्वीपीय महासागरीय संचलन की अगर बात करें तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध उत्तर व दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से है। तो इसके पश्चिमी भाग से, जहाँ महासागरीय प्लेटों पर गर्तों का और महाद्वीपीय प्लेटों का मोड़दार पर्वतों जैसे रॉकीज व एंडीज़ का निर्माण हुआ है। तो इसको सीधा सीधा मोटा मोटा आप समझ लीजिए, रॉकीज और एंडीज़ वाली पूरी लाइन उत्तरी और अमेरिका के दक्षिणी भाग का जो है, रॉकीज ऊपर हो गया, नीचे एंडीज़ हो गया, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। तो ये उसी की बात की जा रही है, क्योंकि एक तरफ महाद्वीप है उत्तरी दक्षिणी महाद्वीप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, और महासागर इधर प्रशांत महासागर है, तो इसके बीच की ही बात यहाँ पर की जा रही है। जिसमें वलित पर्वत है वो क्या होता है, किस प्रकार के संचलन में अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपड़ होता है। महासागरीय प्लेट के अधिक गहराई में छेपित होने के कारण भ्रंशन की क्रिया से गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, मैग्मा बनता है, मैग्मा प्लेटों को तोड़ते हुए ज्वालामुखी क्रिया आती है, तो ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे कास्केड श्रृंखला रॉकी पर्वत में है, पश्चिमी चिली श्रृंखला आपके दक्षिण अमेरिका में है। फिर महाद्वीपीय संचलन कहाँ है, तो महाद्वीपीय संचलन आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि दोनों तरफ महाद्वीप है, एक तरफ यूरेशियन महाद्वीप है, एक तरफ भारतीय प्लेट है।
और दोनों तरफ महाद्वीप है, महाद्वीपी प्लेट है। तो यहाँ ज्वालामुखी तो चूँकि ज़्यादा घनत्व को बहुत अंतर तो है नहीं, तो बहुत क्षेपण हो नहीं पाता अंदर, तो ज्वालामुखी क्रिया इसलिए हिमालय क्षेत्र में कम होती है, लेकिन भूकंप लगातार आते रहते हैं। ठीक है, तो हिमालय, आल्प्स, एटलस, यूराल वगैरह इसी क्षेत्र में महाद्वीपी संचलन में पाए जाते हैं। महासागरीय संचलन देखें तो आप देखिए इसका संबंध प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारों से है, जापान वाली बेल्ट है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो मारियाना भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी आता है। तो मारियाना गर्त, फिलीपींस गर्त का निर्माण हुआ है। फिलीपींस और जापान जैसी द्वीपीय संरचनाओं का भी विकास हुआ है। यहाँ क्या होता है, अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे छेपड़ होता है। ज़्यादा छेपड़ होने की वजह से मैग्मा की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, भूकंप आता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर एक होता है समानांतर भ्रंश संचलन। तो समानांतर में क्या होता है, प्लेटें जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। जैसे एक प्लेट इधर खिसक गई, एक प्लेट इधर खिसक गई। अब इसमें कोई टकरावट तो हुआ नहीं, जब टकराव नहीं हुआ तो क्या होगा, तो भाई इसमें कुछ दिक्कत नहीं आई, तो इसको कहेंगे संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट सीमांत। ठीक, ये से क्वेश्चन बनता है। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास जो है भ्रंश की रूपांतर सीमा का अच्छा उदाहरण है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको कि आपको जानना चाहिए एग्ज़ाम के हिसाब से, वो फैक्ट इसमें शेयर किए गए हैं, तो इनको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण इसे स्थलीय गोलार्ध, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। आर्थर होम्स ने पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के तंत्र की खोज की, संवहन धारा सिद्धांत। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भूगर्भ शास्त्री किसने किया था, टूजो विल्सन, ये मैं आपको बता चुका। प्रशांत जो प्लेट है वो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय प्लेट हिंद महासागर के अधिकांश भाग, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए है। यह उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है, इससे हिंद महासागर क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो ऐसे अगर स्टेटमेंट बनते हैं तो तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट यानी कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, क्योंकि दोनों में महाद्वीप और महासागर दोनों हैं, आपने देखा। जो उसको कहा था पोलर फ्लीइंग फोर्स यानी ध्रुवीय फ्लीइंग बल, ये आपके पृथ्वी के घूर्णन बल की उपमा है, उसी को कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, भूचुंबकीय विकिरण आदि पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। एक बार ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो उसमें भूतापीय ऊर्जा भी होगी, गुरुत्वीय बल भी होगा, प्लेट संचलन भी होगा, पृथ्वी का घूर्णन भी होगा, पृथ्वी का परिक्रमण भी होगा और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी होगा। तो ये सारे होंगे। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षय हो रहा है, जिससे प्रशांत महासागर क्षेत्र सिकुड़ रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जहाँ हिंद महासागर का विस्तार हो रहा है वहीं प्रशांत महासागर का क्षेत्र सिकुड़ रहा है, तो इन फ्यूचर वो सिकुड़ भी सकता है। तो महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर जो आपके महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन से है। 14 क्वेश्चन का एक सेट है, मैं समझता हूँ कि इसको इसी समय कर लेते हैं तो अच्छा होगा। तो आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उपरोक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है। तो आपने भी पढ़ा कि ये जितने इसमें हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी जो है परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? अब चलिए बता दीजिए फटाफट, कौन सी इसमें लघु प्लेट नहीं है। लघु प्लेट में आपने नजका को पढ़ा, अरब को पढ़ा, फिलीपीन को पढ़ा, अंटार्कटिका प्लेट हमने बड़े वाले में पढ़ा था, तो इसमें ये दीर्घ प्लेट है, 7 बड़ी वाले में है। तीसरा, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? तो हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की जो सीमा आती है वो कौन सी आती है? तो महाद्वीपीय अभिसरण है, क्योंकि एक तरफ भारतीय प्लेट है, एक तरफ जो है यूरेशियन प्लेट है, तो दोनों महाद्वीप है ना, तो इसलिए क्या होगा कि भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की है? महाद्वीपीय अभिसरण की प्लेट है, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी कम आते हैं और भूकंप ज़्यादा। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरीहस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था? तो हमने आपको सिद्धांत पढ़ाया ही है। उन्होंने लगभग इसमें जो मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों में होना, उसका भी उन्होंने किया है विवरण, और साथ ही साथ महासागरीय तल की चट्टानों की आयु की भी बात उन्होंने इसमें करी है। जिसमें विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण है वो वेगनर ने किया था, इन्होंने नहीं किया था, इसमें सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। तो कौन सा भूभाग शामिल था? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका थे, अफ्रीका थे, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इंडिया के साथ जुड़े हुए थे पहले जब पैंजिया से अलग हुए थे, इसलिए डी विकल्प यहाँ पर आपका
सही हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म पूछा गया है पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अभी हमने इसको पढ़ा था अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि पृथ्वी के घूर्णन से ये संबंधित है। तो 6 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फटाफट ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। महाद्वीप कैसे अलग हुए, तो बताइए कैसे अलग हुए। महाद्वीप अलग होने को लेकर के तो इतनी थियरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, विवर्तनिक क्रिया से। ठीक है। 8 का है कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वैगनर ने नाम दिया था। जब सारे के सारे स्थलखंड जुड़े हुए थे तो उसको क्या कहा गया था, तो उसको कहा गया था पैंजिया, और समुद्र को कहा गया था पैंथालासा। ठीक है। उत्तरी भाग को कहा गया था अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग कहा गया था गोंडवाना लैंड, बीच में सागर था उसका कहा गया था टेथिस सागर जहाँ हिमालय है। ठीक। निम्न महाद्वीपों में से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, दक्षिण में कौन नहीं था भाई, तो इसमें जो है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो इसमें जो उत्तरी अमेरिका है वो आपके अंगारा लैंड का भाग था, ना कि गोंडवाना लैंड का भाग। तो क्योंकि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, इंडिया वगैरह सब एक में थे, और उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी भाग में था। प्रशांत महासागरीय प्लेट उदाहरण है, किसका उदाहरण है प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो महासागरीय प्लेट भाई सबसे बड़ी प्लेट वही है, ये महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। फिर महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें कोकोस प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, नजका प्लेट है। तो भारतीय प्लेट देखें, अमेरिकी प्लेट देखें तो वो आपकी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। तो आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो सबसे पहले किया था F.B. टेलर ने। यूरेशियाई प्लेट का यूरेशियाई प्लेट उदाहरण है, तो यूरेशियाई प्लेट किसका उदाहरण है, तो उसमें भी महाद्वीप महासागर का उल्लेख है, तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। ये इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आपने पढ़ा हुआ है कि हैरी हेस ने किया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का प्रतिपादन। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया और आपके साथ पूरा डिस्कस किया और समझाया कि महाद्वीपीय और महासागरीय संचरण कैसे होता है और कैसे आपको बुक में पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। कहने के लिए तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल किताब पढ़ाता हूँ, लेकिन जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।